स्क्रीन भी शो हो रही तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उससे पहले आपको सर खालिद साहब ने लिमिट की फंक्शन वगैरह सारी चीजें पढ़ा ली हैं। ऐसा ही है? जी सर, ऐसा ही है। ठीक है। लिमिट में एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी चलें आपसे मैं पूछूंगा जो हैं अवेलेबल। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए साइन 1/x, तो ये किसके बराबर आएगा? ये एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट वाला? वकार आप ऑनलाइन है? नहीं सर, फर्स्ट वाला एग्जिट नहीं करेगा। क्यों? सर 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा। चले फिर ये क्या होगा सेकंड वाला? ये भी नॉट एग्जिस्ट करेगा। नॉट एग्जिस्ट होगा। अरे देखें जी 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 बताएं। इन्फिनिटी आएगा तो फिर कोई और रूल लगाएंगे। सर ने लॉपिटर रूल बताया था कुछ और। अच्छा देखें, इस तरह से इसका जो आंसर आता है वो तो हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा नीचे का 0 आएगा। अब कैसे? अब देखें, सबसे पहले वो रूल आप कह रहे हैं कि x की जगह रखें हम, फिर इन्फिनिटी हो जाए। चले वो भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले देखें इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन की रेंज जो होती है वो हमें पता है कहाँ से लेकर होती है, -1 से लेकर +1 तक होती है। तो देखें इसमें इनफाइनाइट आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सिंपली ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे तो हम कहेंगे सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन द अदर साइड हम कहेंगे कि इसका जो लिमिट्स की वैल्यू मिल रहेंगी वो क्या मिलेंगी। देखें हम बाय सीक्वेंस थ्योरम, या जिसको आप सैंडविच थ्योरम कहते हैं, उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं, इसकी जो हमारे पास रेंज आती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो हम x मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अब x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो जो इनके आंसर होंगे ना, अल्टीमेटली हम कहेंगे वो इनके आंसर है। पता है ना आपको सीक्वेंस थ्योरम जो इस तरह से होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है तो हम कहते हैं जो इनके आंसर आएंगे h और g के दोनों के आंसर आएंगे वही एक्चुअली हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आप x की जगह लिमिट्स रखेंगे 0, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मिलता है हमें क्या मिलता है, वो 0 के बराबर आता है। तो इस तरह से फाइंड किया जाए। ऑन दी अदर साइड एक और क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि हम सर ये टेक्निक क्यों नहीं यूज करें, कि हमने पढ़ा हुआ है ना कि साइन x और x ये नहीं यूज होती इसमें, क्योंकि ये रेशनल अपॉन की फॉर्म है। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर x की वैल्यू होती है, अपॉन की फॉर्म में नहीं होती। अपॉन वाली फॉर्म में ये चीज नहीं लगती। तो इस वजह से हम कहते हैं इसका आंसर 0 आएगा। और ऑन दी अदर साइड खाली इसका देखें तो वो -1 से लेकर 1 तक है। मतलब सिंपली लिमिट हम क्या कहते हैं, कोई वैल्यू हम रखें। लिमिट की तो यही डेफिनेशन थी ना कि आप रखें कोई भी फंक्शन में और कोई ना कोई आपको l यूनिक नंबर मिले। तो इस तरह से तो इसमें तो यूनिक नहीं मिल रही, -1 1 इनफिनिट वैल्यूज मिल रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं हो रही। ऑन दी अदर साइड इसकी वैल्यू सिर्फ एक आ रही है, मतलब l हमारे पास 0 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ये क्लियर हुई? जी सर, क्लियर है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। वैसे लिमिट एग्जिस्ट क्या होता है बताएं जल्दी। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? लिमिट सर एग्जिस्ट का फंक्शन कंटिन्यू, जी 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 बताएं। सर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस तो आगे की बात हुई ना, पहले हम बात करेंगे लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ तक हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। हम तो अभी लिमिट पर है ना। हम्म। नंबर होगा जी। कोई पर्टिकुलर नंबर। लिमिट एग्जिस्ट का जो मतलब होता है वो एक्चुअली होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट होती है। उसको वर्ड की दिया गया है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। पर पता होगा ना, आपने निकाले होंगे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0,
मॉड एक्स जहां पर लेफ्ट की लिमिट भी कोई और नंबर मिलता है, 0 लेट सपोज मिलता है, राइट भी 0 मिलता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट वाला क्लियर हुआ ना? जी सर क्लियर। ठीक है, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? सर जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। वो तो फिर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन थोड़ी होगा। सर कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, हर कंटिन्यूअस फंक्शन की। हाँ, वो तो आप कह सकती हैं हर कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है। खुद कंटिन्यूअस फंक्शन फिर क्या होगा? उसकी तो लाजमी एडिशनली कोई कंडीशन होगी ना। लिमिट पॉसिबल हो। देखें वही बात कह रही हूँ मैं। हाँ, हम कहते हैं ठीक है लिमिट एग्जिस्ट होती है, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज और फंक्शन ऑफ वैल्यूज, ये तीसरी कंडीशन ये होती है ना, ये दोनों तो बराबर आए, लास्ट में हम वैल्यू जो फंक्शन में पुट करते हैं तीनों के आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो फिर हम कहते हैं क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां तक वो क्या है, लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट है। ये एक एडिशनली चीज आ गई। ठीक है, ये यही होता है ना कंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ याद है इस तरह से आपने किया था ना पीस वाइज फंक्शन, कुछ हम कहें कि तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास जो x की लेस देन वैल्यू होती है वो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है क्योंकि x की क्या है, लेस देन वैल्यू है। इसका मतलब है हमारे पास राइट हैंड जो है वो हमारे पास क्या है, मतलब लिमिट x अप्रोच टू 2, राइट हैंड पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है, इसका आंसर 4 आएगा। और ये कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल, मतलब जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी उसमें भी क्या रखें आप। अब इस तरह से यहाँ अगर आपको और डिफिकल्टी हो रही तो इसको और इजी कर लेते हैं, ये भी सही है, या फिर इस तरह से आप कर लें। तो हम कह सकते हैं इसकी राइट हैंड हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। इसी तरह लेफ्ट हैंड पे इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया, यहाँ इक्वल टू 4 आया है। और लेफ्ट हैंड भी इसकी क्या आई है हमारे पास, वो भी सिंपली हमारे पास 4 आया है उसका भी आंसर। तो मतलब राइट हैंड पे भी हमें 4 मिला, लेफ्ट हैंड पे भी हमारे पास 4 आया, और फंक्शन और जब इसमें फंक्शन में हमने वो लिमिट की पुट की तभी भी हमारे पास 4 आया। मतलब तीनों चीजें बराबर हो गई तो हम कहेंगे उस चीज में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई बात? नहीं क्लियर जी हुआ? सर। क्लियर हुआ? जी जी सर। ठीक है, तो ये और उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब कैलकुलस का वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ चीजें चेंजिंग आ जाए, एक चीज चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू अदर, या कुछ चेंजिंग आए किसी चीज में, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होती है, कैलकुलस होती है। और उसकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेन ब्रांचेस होती है, जिससे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप सिंपली डेरिवेटिव ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी देखें, इसका क्या मतलब है, एक दो इसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। एक होती है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और दूसरी हमारे पास होती है इसकी फिजिकली मीनिंग। ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग सिंपली हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वो उसको होते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व मतलब कोई भी फंक्शन है हमारे पास, हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। मतलब टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, एक पॉइंट पर किसी कर उस ग्राफ पर, उस फंक्शन की कर्व पर एक पॉइंट पर सिर्फ टच करे
हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकली मीनिंग होती है डेरिवेटिव की सिंपली। ये उसकी ज्योमेट्रिकल फिजिकली मीनिंग एक्चुअली क्या होती है, वो होती है हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ का मतलब एक यकदम कोई चीज चेंज हो जाना, यकदम कोई चीज हो जाए ना, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। किसी पॉइंट पर देखें चेंज हो गई ना, तो हर पॉइंट पर अलग अलग हमारे पास स्लोप अगर हम बनाएंगे तो कर्व पर जो टच करेगा तो हर किसी अलग अलग हमारे पास पॉइंट पर वो स्लोप बनाएगा। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, यकदम कोई चीज चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी फिजिकली मीनिंग होती है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकली, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी हमारे पास क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है। इसी तरह चीजें। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको आप कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है सिंपली इसका। अब देखें क्वेश्चन जो एक आया था लास्ट बार, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लास्ट टाइम एसएस की टेस्ट में आया था ये एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, उसमें हम टेंजेंट लाइन की बात करेंगे। इधर हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज नहीं होता, मतलब किसी टाइम पीरियड में चेंजिंग आना, किसी टाइम पीरियड में चेंजिंग आना। हम कह रहे हैं लेट सपोज हमारे पास एक कोई भी रिवर है, एक वीक हम कह रहे हैं मंडे से लेकर बताएं कि संडे तक उसमें कितनी फिशेस आ रही है जा रही है। तो हमने क्या किया, एक टाइम पीरियड फिक्स कर ली। तो वो क्या बनाता है हमारे पास अल्टीमेटली, अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, सेकेंड लाइन बनाती है, जो किसी दो पॉइंट्स में होती है, किसी टाइम पीरियड में होती है, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। और उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें जैसे इसमें लिमिट्स आ रही थी, उसमें लिमिट नहीं आई थी। तो आपको पता है एक फार्मूला इसका ये भी होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर, और इस तरह से कुछ फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये भी हम कहते हैं कि सिंपली हम लिमिट जिसमें नहीं लें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? जी जी सर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखें डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव क्या है। देखें डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल में फर्क है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल में क्या फर्क है। देखें हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाती है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कहते हैं, जैसे उसमें कहते थे ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती थी, तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट है। अगर ये दोनों बराबर आएंगी तो फिर उस सूरत में हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी हो रही है, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे पास डेरिवेबल तो होते हैं पर हमारे पास अपना डिफरेंशिएबल नहीं होते। जैसे मॉड एक्स की कभी आपने नहीं की होगी, जैसे हम एक्स स्क्वायर की करते हैं डेरिवेटिव सिंपली, तो ये इस डेरिवेबल तो है सिंपली, पर वो हम क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्योंकि जब इसकी लेफ्ट हैंड हम देखेंगे डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, दोनों बराबर नहीं आएंगी। तो इस वजह से हम मॉड एक्स का कभी भी डिफरेंशिएबल उसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात हम कहते हैं हर डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। मतलब हर जो डिफरेंशिएबल होगा वो लाजमी तौर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कंटिन्यूस वर्सेस का ये क्या है, ये तो होगा, पर ये इसका कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, ये याद रखने की है, ये भी आया था 2021 की टेस्ट में आया था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा इसको सॉल्व करने के तरीके कैसे होते हैं बेसिक। अगर जहां थोड़ा फास्ट चलेंगे, जहां पर आपको डिफिकल्ट आ रहा है जिस मेथड में, तो आप बताएं। पहला सिंपली हम पावर रूल होता है, वो तो हर किसी को आता होगा।
पावर रूल सिंपली क्या होता है, हमारे पास फंक्शन कोई भी होता है एक्स स्क्वायर, उसको क्या कहते हैं, पावर क्या आ जाती है, कोएफिशिएंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और एक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो 2x सिंपली। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। इसी तरह ये तो सिंपली पावर रूल है। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल होते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें पता है कि दो फंक्शन हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट में आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, u डैश v या फिर v डैश u, जो भी आप कहें, प्लस v डैश u। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम और सेकंड का डेरिवेटिव सेम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल हमारे पास सिंपली क्या होता है कि अगर हमारे पास अपॉन में फंक्शन हो तो u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर, ठीक है। ये तो इजी है। उसके बाद मैंने एक चीज, चेन रूल पर आ जाते हैं। चेन रूल क्या है हमारे पास, चेन रूल हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, कि हम इसको dy बाई डी एक्स में फाइंड करते हैं, एक को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर लेट सपोज हम यूज सब्स्टिट्यूट कर लें तो कुछ इस तरह से बन जाता है हमारे पास। जैसे हम एग्जांपल कोई भी उठाएं, हमारे पास लेट सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन 2x। अब हम कह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास इसको चेन रूल से करें, क्योंकि हम नॉर्मली प्रॉब्लम जो करते हैं अल्टीमेट जो चेन रूल से ही करते हैं, पर चेन रूल में हम एक स्टेप वाइज कर लेते हैं, उसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम उसको u 2x को u मान लेते हैं, तो y क्या हो जाता है, y क्या हो जाता है, साइन u हो जाता है। तो हमें पता है इसका फार्मूला dy और dx किसके बराबर होता है, dy ओवर du और du ओवर dx। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर du मतलब cos x cos u हो जाएगा, और जो du ओवर dx है, du ओवर dx वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब देखें क्या किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos u हो जाएगा, और u जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो क्या किया था, 2x के बराबर किया था। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो अभी आपको पता है क्या आ जाती है, इसकी डेरिवेटिव वो आ जाती है हमारे पास cos 2x और 2 उसकी एंगल की डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लॉगरिथम की, जैसे हम कहें कि ln x की हमारे पास सिंपली क्या आ जाती है, डेरिवेटिव 1 ओवर x हो जाती है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अगर हम कॉमन लॉगरिथम की बात करेंगे तो लेट सपोज हमारे पास है, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास 1 ओवर log 10 और xm, ठीक है। क्योंकि वहां पर नेचुरल लॉगरिथम में e होता है, तो ln e अल्टीमेटली हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इस वजह से ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अब थोड़ा क्वेश्चन को देख लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन के एक्स पावर एक्स है, इसकी डेरिवेटिव कैसे होगी, जी इसकी डेरिवेटिव कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल रूट से। क्या करेंगे, नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं सर, नहीं वो तो ई पावर होता है। इस तरह से कभी भी आ जाए ना कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए जिस रिस्पेक्ट, तो हम क्या करेंगे, ln ऑन बोथ साइड कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ln वाली प्रॉपर्टी ln a पावर b हमारे पास किसके बराबर होता है, p ln a के, ठीक है। हमें इसकी एक्चुअली क्या डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है, ln y की, जो हमारे पास डेरिवेटिव आती है 1 ओवर y, फिर उसकी y की भी y डैश, और ये क्या लग जाएगा, इसको u इंटू वी लग जाएगा, 1x प्लस x ओवर 1 ओवर x। तो ये क्या हो जाएगा, ln x प्लस 1। हमें किसकी y डैश चाहिए, तो y अदर डिवाइड और अदर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ln x प्लस 1, और y हमने किसके बराबर किया था, x पावर x के, तो x पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। क्लियर, ये भी क्लियर है, आगे बढ़े, जी सर। चलें। ये बताएं अब, y इज इक्वल टू साइन x पावर cos x प्लस cos x पावर साइन x, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, सर सेम एलएन सपोज करेंगे।
ln कैसे, चलो ln सपोज करेंगे तो ln तो दो फंक्शन है, कैसे होगा? ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ ln एक ही टर्म हो। तो ये तो इस तरह से हो जाएगा sin x जी। साइन एक्स को ए सपोज करेंगे और cos एक्स को ln a पावर b। हम इस तरह से करेंगे, देखें ये इस तरह से डिफिकल्ट हो जाएगा, इस तरह से कर लें, इसको u मान ले, इसको v मान ले, ठीक है, नाम दे दें। फिर इसकी जो मैंने अभी सिखाई है कि u इज इक्वल टू साइन एक्स पावर cos x, जैसे अभी मैंने सिखाया कि ln ऑन बोथ साइड करो, जो भी इसका आंसर आए लास्ट में बस इसकी जगह पे रख दो, और जो सिमिलरली v निकालो cos x, और जो भी इसका आंसर आए वो उसकी जगह पे रख दो। मतलब हम कह सकते हैं ना कि y डैश हमें निकालना है, तो ये u के बराबर किया तो इसकी डेरिवेटिव प्लस इसकी डेरिवेटिव, तो ये u डैश इंडिविजुअली करेंगे तो इजी हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा क्योंकि लॉगरिथम का मसला हो जाएगा। सर मतलब करेंगे सेम मेथड से ही जो पीछे किया, लेकिन अलग अलग करेंगे दोनों। अलग अलग करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं, अब चलें, ये भी आ सकता है y इज इक्वल टू x पावर साइन y, इसकी क्या हो, कैसे होगी? जी इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी? सेम मेथड लगेगा। सेम मेथड लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास इसकी कैसे होगी डेरिवेटिव? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो एक स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस रेडिकल x अगेन उसके अंदर। फिर क्या करेंगे, फिर हमें पता है कि इस तरह से सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका d/dx फाइंड करेंगे, किसका, इस अंदर वाली एंगल का, मतलब रूट एक्चुअली कम हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे। फिर हम कहेंगे ये हमारे पास सेम, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 रेडिकल x प्लस रेडिकल x। फिर अगेन इस एंगल का लेंगे, इस एंगल का मतलब क्या हुआ कि x प्लस रेडिकल x का डेरिवेटिव आप करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। जी सर। ठीक है, बस कर लेना, ये इजी है। उसके बाद अब मैं 3 फंक्शन लिख रहा हूं, ये आप खुद मुझे डेरिवेटिव आप बताएंगे। एक है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ln x, और दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन ln साइन ln एक्स स्क्वायर, और जो तीसरा हम ले रहे हैं वो हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ln एक्स स्क्वायर। जी इसके कैसे होंगे डेरिवेटिव? सर प्रोडक्ट रूल लगेगा। नहीं, चेन रूल। चेन रूल लगेगा, डायरेक्ट करें ना, डायरेक्ट कैसे होगा? सर जो ln x है ये साइन का एंगल है।
जी, साइन का एंगल है बिल्कुल। तो आप पहले ऐसे करें ना कि सिंपली साइन का क्या होता है, हमारे पास कॉस होता है, कॉस ln x। अब क्या करेंगे, अब इसका पावर हम सोल्व करेंगे पहले। तो मतलब क्या करेंगे, एंगल का जो हमारे पास है d ओवर dx मतलब ln x इस तरह से कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos ln उसकी एंगल सेम। अब इसका पहले क्या हो गया, पावर रूल लगेगा मतलब 2 ln x आ जाएगा। फिर अगेन उस एंगल मतलब एंगल क्या हुई उसकी, ln x हुई। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा cos ln x स्क्वायर 2 ln x, और ln x का हमारे पास 1/x। ठीक है, क्लियर ये। जी सर। उसके बाद हम ये वाला देखें, ये कैसे होगा। d ओवर dx एंगल का ln x स्क्वायर का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ln x स्क्वायर, और ln x स्क्वायर का हमारे पास पता है क्या होता है, 1/x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देख लेते हैं। हमारे पास आपको पता है कि साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर सोल्व करेंगे। तो स्क्वायर मतलब जो पावर रूल होता है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन और ln x स्क्वायर d ओवर dx। फिर उसकी क्या करेंगे, एंगल क्या होगी, साइन ln x स्क्वायर का करेंगे हम। क्या हो जाएगा, 2 साइन ln x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा cos ln x स्क्वायर। फिर उसकी एंगल की अगेन डेरिवेटिव करेंगे मतलब ln x स्क्वायर एंगल है। तो क्या हो जाएगी, 2 साइन ln x स्क्वायर cos ln x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ये भी। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं है। ये वाला देखें, सबसे पहले पावर रूल लगाएं। पावर रूल क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, साइन ln x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें पता है ना कि क्या करते हैं, जैसे आप कहते हो कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की जो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आती है, 2 साइन x। फिर हम कहते हैं साइन x की भी तो उसकी एंगल एज अ काउंट होगी क्योंकि पावर रूल लगा है। तो साइन x की जो हम करते हैं वो क्या हो जाती है, cos x आ जाती है। इसी तरह हमने इसमें क्या किया, साइन ln x स्क्वायर की क्या होगी, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या आ जाएगी, cos ln x स्क्वायर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, cos ln x स्क्वायर की एंगल क्या है, ये उसकी एंगल है। फिर अगेन उस एंगल की करेंगे ln x स्क्वायर की। ln x स्क्वायर की जो एंगल की डेरिवेटिव होती है वो क्या आएगी, 1/x स्क्वायर। फिर 1/x स्क्वायर, इधर एंगल क्या होगी, x स्क्वायर होगी। फिर अगेन उसकी करेंगे डेरिवेटिव, इस तरह से ये 2x है। आ गई वगैरह समझ में बात। जी सर, आ गई। ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं अब हायर डेरिवेटिव की तरफ। हायर डेरिवेटिव मतलब एक डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव, इस तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव। अब देखें, हमारे पास कोई भी लेट सपोज फंक्शन होता है कि y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, ई पावर एक्स। और जिसको उसके पावर में होती है उसकी क्या करते हैं, उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है तो उसकी क्या करते हैं, एक्स की हमें पता है डेरिवेटिव किसके बराबर होती है, ए के। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे तो अगेन वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ई पावर एक्स, और ए तो उसके सामने रहा। फिर अगेन इस ई पावर एक्स का क्या होगा, ए पावर एक्स ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर ए स्क्वायर ई पावर एक्स हो जाएगा। और थर्ड इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ए क्यूब ई पावर एक्स। अब इसका हम देखेंगे कि अगर अगर हम कोई पूछे कि nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो nth डेरिवेटिव सिंपली क्या आएगा, ए पावर n। देखें चेंजिंग किस में आ रही है, ये सेम है, ई पावर एक्स ए की पावर इंक्रीजिंग हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, ए पावर n ई पावर एक्स, इसका nth डेरिवेटिव है। उसके बाद सेकंड नंबर अगर हमारे पास दिया गया है कि आप बताएं इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। ए क्लियर हुआ सबको। जी सर। ठीक, ये इसका क्या आएगी फिर nth डेरिवेटिव,
साइन एक्स प्लस बी की एंथ डेरिवेटिव क्या आएगी? सर इसका इसकी तो हम जी चेंज जी होता बताएं। रहेगा, साइन कोस, कोस में फिर साइन। हाँ, ये अब इस तरह से चेंजिंग आएगा तो उसको फिर अगेन हम सेम सिचुएशन में रखेंगे। कैसे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, ए कोस एक्स प्लस बी आएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करूं किसमें, साइन में, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला आप खोलेंगे, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय पुट कर सकता हूँ। क्यों? जब इसमें हम आप लगाएं अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी अल्फा और कोस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2। ये हमारे पास टर्म जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, ये 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या बचा, कोस ए एक्स प्लस बी बचा। तो हम कह सकते हैं जहां पर कोस ए एक्स प्लस बी है उसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं साइन एक्स प्लस और इंटू पाई बाय 2 रख सकते हैं, ये वाला। ये नहीं क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? समझा दें एक बात है। देखें, साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू, मैंने कहा ये इसके बराबर है, ऐसा ही है। मतलब इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया, ऐसा ही है ना। अब हम लेफ्ट साइड को लेंगे, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। बाय फार्मूला कौन सा, अल्फा प्लस बीटा वाला, एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय 2। इसको आप अल्फा मान लें, इसको आप बीटा मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मतलब साइन एक्स प्लस बी कॉस पाई बाय 2 प्लस, और क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2। ये हमारे पास पता है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये हमारे पास पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, नहीं आएगा? अब क्लियर हुआ? जी सर, अब क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, ये आया। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव सिमिलरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2, और इसको फिर अगेन कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और पाई बाय 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्लस एक और पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई बाय 2। वो तब आएगा जब इसमें हम किसमें इसको कन्वर्ट करें, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल इस तरह से चीजें होती हैं। ये nth डेरिवेटिव का ऐसा फाइंड होगा। अगर मैं आपको बताऊं इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप सिंपली इस तरह से कहें, x प्लस बी, सारी चीजें सेम, चेंजिंग किस में आ रही है, पहले इधर 1 था इधर 2 था, तो हम कहेंगे जनरली 8 पाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली उसका भी ये होता है, cos का भी इस तरह से होता है। इसी तरह उसके बाद हम आ जाते हैं लेबनीज रूल की तरफ। लेबनीज रूल हमारे पास क्या होता है, लेबनीज रूल ये होता है कि हमारे पास दो अगर फंक्शन हैं, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि nth डेरिवेटिव बताओ, nth डेरिवेटिव बताओ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पहले हम देखें एक फंक्शन का कर रहे थे, अब क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव काइंड करेंगे टू फंक्शंस के, दो फंक्शन के। तो उसमें ये क्या लगता है, लेबनीज रूल लगता है। और वो लेबनीज रूल एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एक पर्टिकुलर, उसका फार्मूला होता है कुछ इस तरह से हमारे पास, u उसका nth डेरिवेटिव v सेम, उसका nth डेरिवेटिव में से एक माइनस, और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस nc1 कॉम्बिनेशन जो होता है, और v फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस nc2 un माइनस 2
v डबल डेरिवेटिव प्लस nc3 un माइनस 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v n माइनस 3 सो ऑन। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है जब हम बात करते हैं कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्चुअली आपको याद होना लाजमी है। कितने स्टूडेंट हैं अभी ऑनलाइन? सिर्फ 2 ही है। ये क्लियर हुआ आपको? जी सर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हमारे पास पता है क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट जो हमारे पास फंक्शन होता है, आपने पढ़े होंगे, वो हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हम सिंपली किसी भी फंक्शन का कहते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सारे क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट की फॉर्म में होते हैं। ऑन द अदर साइड इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्लिसिट हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स वेरिएबल्स में होते हैं, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिक्स में होते हैं। जैसे इस तरह से जनरली लिखा जाता है इसको 0, या इस तरह से आप लिखते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स, इस तरह से कुछ। तो ये क्या होते हैं, इम्प्लिसिट होते हैं। अब इसकी जो हम डेरिवेटिव, एक्सप्लिसिट की तो इजी होती है, इम्प्लिसिट की कैसे होती है कि लेट सपोज हमसे कोई पूछा जा रहा जाए कि आप बताएं कि ये कोई भी आपके पास फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको उस हिसाब से करेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स। कर सकते हैं आप इजीली इसको? ठीक है, कर सकते हैं या मुझे कराने की जरूरत है इसको? सर ये करवा देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखें, अगर हम ये करें तो उसमें सेम u इंटू वी वाला लगाएं, मतलब x की क्या हो जाएगी हमारे पास, डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, और वाई स्क्वायर सेम, मतलब u और v उठाएंगे, और जब v की जो डेरिवेटिव हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2y और dy ओवर dx, और हमारे पास ये बचा, और हमारे पास x सेम रहेगा। सिमिलरली y की डेरिवेटिव, ये u उठाएं, ये भी dy बाई dx हो जाएगी इसकी डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y डैश, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बोलो 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, और ये प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, इन दोनों में हम देखेंगे, हमें एक्चुअली क्या वाई डैश फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, वाई डैश इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, और वो उस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वाई डैश की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, समझ में आई बात ये? जी सर आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब होता है एक और चीज इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की खासियत ये होती है हमारे पास, फंक्शन थ्योरम, इसकी खासियत ये होती है, कोई भी आपके पास इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इजीली देगा। इसकी कोई एक ट्रिक होती है, पार्शियल पर डेरिवेटिव इसमें लगती है, इसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव का आना लाजमी है। वो क्या कहती है ट्रिक, अगर आपको कोई भी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो आप क्या करें, उस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस लगाएं और पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को अपॉन की फॉर्म में रख दें, वो आपको आंसर दे देगा। कैसे, अब अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें एफ एक्स, तो क्या आ जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है एक चीज को कांस्टेंट मानते हुए,
अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y क्या आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगी। तो y कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका मतलब क्या आएगा, वो सेम ही रहेगी। x की क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिला, एफ एक्स मिला। सिमिलरली एफ वाई, मतलब इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ रही है ना। जी सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप अपॉन की फॉर्म में रख दें सिंपली। मतलब एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस में आएगी फॉर्मूले में माइनस से, डिवाइडेड बाय 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। देखें दोनों सब बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखें दोनों बराबर आ रहे हैं, ये और ये। ठीक है, क्लियर यहां तक। जी जी। जी सर। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, मैंने डीपली स्टार्टिंग जब हमारा लेक्चर हुआ था तो उसमें मैंने ये सारी डिस्कस हमने कर ली थी। वीडियो लेक्चर सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर, आप वो सुन लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जी सर। तो हम अब बढ़ते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन की तरफ। डेरिवेटिव में बस यही चीजें होती है जो मैंने पढ़ा है, तो इस तरह से इसके आगे नहीं होती कोई भी चीज। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे, फॉर एग्जांपल हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट होती है ना, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हमें चेंज करते हैं तो क्या मिल जाती है हमारे पास, वेलोसिटी मिल जाती है। ये हमारे पास क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। इसी तरह हम इसका रिवर्स देखें कि हम वेलोसिटी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट दे देगी। रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। और इसको लिखते हैं कैसे, हम इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका कोई भी दूसरा कोई फंक्शन आ जाता है प्लस सी। आप इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं और इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इस तरह से होती हैं चीजें, बेसिक चीजें। और इसमें हम एक्चुअली क्या फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, वो आगे डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ते हैं। तो इसकी सिंपली दो शाखाएं होती हैं इंटीग्रेशन हमारे पास, एक होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये कंटेन करता है लिमिट्स को, डज नॉट कंटेन लिमिट्स। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसमें नहीं होता, नॉट टेक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये बेसिक चीजें ये तो आपको पता होंगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको इंटीग्रेशन में कोई। उसके बाद इसका जो पावर रूल होता है, सिंपली हम क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो एक्स पावर एन डी एक्स और डी एक्स हो, तो इसमें याद रखें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब मैं इस तरह से लिखूं या वेरिएबल ही चेंज कर दूं सारे, तो कोई मसला नहीं है इसमें। और इसकी जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन पावर में एक चीज ऐड होती है, वही चीज डिवाइड में आ जाती है प्लस सी। इस तरह से ये बेसिक चीजें हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जी इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स प्लस बी की। एक्स प्लस बी, एक्स की अलग करेंगे और बी की अलग करेंगे। एक्स की अलग करेंगे और बी की, अलग करेंगे। चलो अब बताएं।
इधर हमारे पास पावर आ गई, n आ गई। अब कैसे होगी? पावर रूल लगाएंगे और फिर फंक्शन है उसका करेंगे। पावर रूल लगे, कैसे लगेगा? डायरेक्ट दो चीजें है ना। तो इसमें एक और चीज होती है जो आपको शायद याद हो या नहीं हो, फंक्शन सामने उसके डेरिवेटिव। हम देखेंगे ये होती है ना कि फंक्शन सामने डेरिवेटिव उसके हो तो आप क्या करें, पावर रूल लगा दे सिंपली। पर जो सामने डेरिवेटिव होना लाजमी है, इसके सामने डेरिवेटिव है, x प्लस बी का डेरिवेटिव मौजूद है कहीं पर? मतलब ये हमारे पास फंक्शन है कोई भी, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। x प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा क्या? सर ये आएगा। अच्छा, ये आएगा तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये बोर तो नहीं हो रहा है? आप थोड़ा आगे बढ़ लें यहाँ तो। नहीं नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो ये ए हो जाएगा, और इसकी अब क्या होगा, फंक्शन सामने उसके डेरिवेटिव, तो पावर लगा लेंगे इस पे, क्या हो जाएगा, x प्लस बी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है। इसी तरह अगर हम आपसे पूछे कोई बताएं साइन स्क्वायर एक्स की, साइन एक्स कोस एक्स की, तो आपको आया हो पाती होगी इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स की क्या आएगी इंटीग्रेशन? cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। जी cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। नहीं, ये डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। इसमें यूज करने पड़ रहे हैं हमें फार्मूलाज। आपको पता है कि डबल एंगल का फार्मूला, डबल एंगल का जो फार्मूला होता है cos 2x का क्या होता है, वो एक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के होता है, उसमें से निकली हुई है सारी चीजें। कभी भी याद रखें, स्क्वायर का नहीं कर सकते। अब इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की, इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये आई? ठीक है, ये समझ में आई ना? क्या करेंगे, इसकी जगह पे रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव निकल सकती है, कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, 1 माइनस कॉस 2x dx 1/2। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, x है, और cos 2x की जो इंटीग्रेशन आएगी वो याद रख लें, sin 2x। देखें उसमें चेन रूल लग रहा था, मल्टीप्लाई में एंगल आ रही थी। इसमें क्या करेंगे, वो जो 2 के साथ कोई भी वैल्यू होगी वो डिवाइड में आ जाएगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं जो एंगल का डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये क्लियर हुई? जी सर। इसी तरह आप खुद फाइंड कर लेना। अब अगर कोई आपसे पूछे cos स्क्वायर एक्स की, तो आप क्या होगा, बस सिंपली इसमें चेंजिंग क्या करना है, पहले हमने सारे को कन्वर्ट किस में कर लिया था, साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट, cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लिया था साइन स्क्वायर एक्स में। अब आप फार्मूला सेम यूज करेंगे, बस चेंजिंग कहाँ पे आएगी, साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। तो अल्टीमेटली वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, वो इधर रख लेना, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। हमारे पास इंटीग्रेशन बाय होती है सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, चेंज कर देना। कि लेट सपोज हमारे पास है कि अगर हमसे पूछ रहा है कोई, बताएं साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की
बता इंटीग्रेशन क्या आएगी, क्या आएगी? जी क्या आएगी? कर सकते हैं कोई ये मेथड? सपोज करेंगे ना, क्या सपोज करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स हम करेंगे। क्या करेंगे? लेट हम करेंगे। अब देखें सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वेरिएबल को हम लेट कर लेंगे। लेट सपोज u इज इक्वल टू साइन इनवर्स कर लिया। ये क्यों कर लिया? क्योंकि इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी? du ओवर dx आएगी हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास अगर हमें dx की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी dx इज इक्वल टू du ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, लिखें तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास u के बराबर है। dx की आपके पास वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर du डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा? u du की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? u स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। u की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं जो हमने लेट कर ली थी। ये इसका आंसर है सिंपली। देखें पहले कितना मुश्किल लग रहा था इसका इंटीग्रेशन, पर हम सब्स्टिट्यूशन से कितना इजी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? जी सर। उसके बाद ये आप करें 2x स्क्वायर माइनस 3 5/2 x क्यूब और dx। जी इसको करें बाय सब्स्टिट्यूशन से। सर जी 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 अरे सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म जो है वो सपोज करना बिल्कुल है? बिल्कुल। अब देखें कैसे पता चलेगा। आप इसमें से देखें, ऐसा कोई फंक्शन उठाएं दोनों में से जिसकी जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है। अब मैं क्या रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लूं, क्या उसकी डेरिवेटिव साइन इनवर्स x हो जाएगी? समझ में आ रही है बात? मतलब इन दोनों में ऐसा कोई फंक्शन उठाएं, उसको लेट करें जिसकी डेरिवेटिव जो आ रही है वो आ रही है कुछ ना कुछ इसके वैल्यू से कंपेयर मिल जाए, मतलब ऐसी वैल्यू मिल जाए। अब लेट सपोज इधर इस तरह से होता कि टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करते? आप टेन इनवर्स एक्स को u मान लेते क्योंकि इसकी डेरिवेटिव मौजूद है ना आपके पास, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अल्टीमेटली आपको क्या करना है? इधर हमारे पास कोई भी एक्स का टर्म नहीं बचना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सारे टर्म्स खत्म करने हैं। तो हम इस तरह से ऐसा फंक्शन लेते हैं जो अल्टीमेटली हमारे पास सारे चीजों को खत्म कर दे। तो इस वजह से ये लेट किया था। इसका फायदा ये होता है इसने इसको खत्म कर दिया। ठीक है बकर, वो प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फिर आपको ये क्लियर होंगी चीजें। जी सर। जी इसका कैसे होगा? देखें इसको इस तरह से करेंगे हम। 2x स्क्वायर माइनस 3 5/2। अब देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लेट करें u को 2x स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि देखें पहले एक्स क्यूब था तो उसका डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं था ना एक्स क्यूब का। इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब कभी आएगा ही नहीं। पर हम कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव एक्स की टर्म में आ सकता है, तो उस वजह से इसको दोनों को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक करेंगे इसको डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो वो किसके बराबर हो जाएगी? डी यू ओवर 4x dx। ये इसकी वैल्यू मिल गई। और एक यहाँ पर मसला है, हमें सारी चीजें कन्वर्ट करनी होती हैं। तो एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? u+3 और एक्स स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा u+3 डिवाइडेड बाय 2।
तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो वन इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, u पावर 5/2, जहां पर x dx है वहां पर मैं क्या du/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जहां पर एक्स स्क्वायर है, मैं क्योंकि एक्स स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना था ना u में, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इस वजह से की है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, u+3 और 2। तो 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दें, और 2 भी इधर कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल दें। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, u⁴ 5/2 और u+3। मेरे ख्याल से आगे तो हो जाएगा आपसे। क्लियर हो रहा है? मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं सर, आ रहा है समझ में। पक्का? जी जी। जी, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, समझ आ रहा है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं, चले इसका क्या होगा बताया, cos 4 3x और sin 3x। इसकी समझ में, जो समझ में आ रहा है फिर आगे बढ़ते जाएं। कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मुझे लग रहा है वीक है सबकी। फंक्शन सामने उसके डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्यों कंफ्यूज हो गए हैं? cos 3x का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, cos 3x का डेरिवेटिव? सर cos 3x का डेरिवेटिव जी -3 sin 3x। ठीक है, मतलब मिसिंग कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर, -3 मिसिंग है ना, -3। तो हम क्या करेंगे, -1/3 cos 4 3x सेम रखेंगे, और इधर हम क्या रखेंगे, -3 sin 3x। अब फंक्शन सामने मौजूद है, उस पे पावर है और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कौन सी टेक्निक इसमें यूज होगी अब? फंक्शन है और उसका सामने इसका डेरिवेटिव है फॉर्मूला। तो बस पावर कर लेंगे एक ऐड आंसर। cos पावर 4 भी है ना, वो यूज नहीं करेंगे। जी ये जो cos